Hello students, welcome to Shortcut. We are continuing our chapter number 2 from our social science book of class 10th, Cultural Heritage of India, Traditional Handicraft and Fine Arts. तो ये चैप्टर हम पिछले वीडियो में स्टार्ट कर चुके हैं और आज हम शुरू करेंगे इसको टॉपिक आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी से। अब आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी क्या है? तो कल हमने पढ़ा था पटोला ऑफ पाटन के बारे में। तो किस प्रकार के यानी कि बेहतरीन जो कारीगरी के नमूने जो हैं वो भारत में बनाए जाते हैं, जिसकी डिमांड भारत ही नहीं दुनिया में देश विदेश में भी है। द वर्क ऑफ एम्ब्रॉयडरी कैन बी सीन ऑन द क्लोथ्स ऑफ द आइडल्स एंड स्टैचूज विच वर फाउंड ड्यूरिंग द एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। जब हमने एक्सकवेशन यानी कि खुदाई का काम किया था हड़प्पा और मोहनजोदारो में, उस समय हमें जो आइडल्स मिली थी वहाँ पर जो मूर्तियाँ मिली थी, जो स्टैचूज मिली थी, उनके ऊपर भी हमें एम्ब्रॉयडरी का काम देखने को मिला था। एम्ब्रॉयडरी मतलब जो कढ़ाई नकाशी की जाती है वो हमें वहाँ भी देखने को मिला था। द आर्ट ऑफ वीविंग ऑन द क्लोथ्स ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन इज़ वेरी फेमस फ्रॉम एंशिएंट टाइम। तो वीविंग का जो आर्ट है ये प्राचीन समय से ही काफ़ी फेमस रहा है। महिलाओं के, पुरुषों के और बच्चों के कपड़ों के ऊपर इस तरह की नक्काशी की जाती थी प्राचीन समय से ही। दिस आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी वॉज सीन ऑन द क्लोथ्स ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन इन सिंध, सौराष्ट्र, कच्छ रीजन एट द टाइम ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। यानी कि सिंधु नदी घाटी जो सभ्यता थी उस समय भी सिंध, सौराष्ट्र और कच्छ रीजन के जो लोग थे इनके कपड़ों के ऊपर इस तरह की एम्ब्रॉयडरी देखने को आम मिलती थी। सिमिलरली द कश्मीरी कसाब वर्क ऑफ कश्मीर इज़ ऑल्सो वेल नोन। यहाँ पर कश्मीरी वर्क जो था वो भी बहुत ही ज़्यादा फेमस था। अपार्ट फ्रॉम एम्ब्रॉयडरी, बांधनी ऑफ जामनगर, Jaipur, Bhuj, Mandvi of Gujarat are very popular. The traditional style of Bandhani with all its luster and due to the beautiful design of elephant, puppet, dice and picture is very popular today. बांधनी जो है उसकी चमक और उसके ऊपर जो कला की जाती है, जैसे कि एलिफेंट्स के डिज़ाइन होते हैं, आपने देखा होगा इस कपड़े को, पपेट बने होते हैं यानी कि कठपुतलियाँ, डाइस यानी कि वो जो खेलने के लिए हम यूज़ करते हैं, जो लूडो में खेलते हैं, जो वो पिक्चर यानी कि मटके वगैरह ये बने होते हैं, ये आज भी बहुत ही फेमस हैं। कॉटेज इंडस्ट्री वॉज टेकन ओवर बाय द वुमेन ऑफ कच्छ। कॉटेज इंडस्ट्री को कच्छ की महिलाओं ने, सौराष्ट्र रीजन की महिलाओं ने और ज़्यादा संजो कर रखा है। द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी, तोरन्स, चकड़ा, पिलो कवर्स, बेडशीट्स, शाक, तोड़लिया, क्लोथ्स लाइक केडिया इज़ वेल नोन इवन टुडे। तो जिन कपड़ों का यहाँ पर हमने नाम पढ़ा, इन सब के ऊपर यानी कि एम्ब्रॉयडरी का एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है हमारे लिए कि अलग अलग जगहों पे हमें एम्ब्रॉयडरी की हुई देखने को मिलती है। एम्ब्रॉयडरी वर्क इज़ ऑल्सो कैरिड आउट ऑन द क्विल्ट। क्विल्ट मतलब आप जानते हैं जो हम लोग ओढ़ने के लिए यूज़ करते हैं, शॉल्स वगैरह, इनके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की जाती है। एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑफ जाट कम्युनिटी ऑफ बन्नी एरिया ऑफ कच्छ। बन्नी एरिया जो है कच्छ में, वहाँ पर जो जाट कम्युनिटी रहती है उनका जो वर्क है वो बहुत फेमस रहता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है काफ़ी बार वन वर्ड आंसर में कि एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑफ विच कम्युनिटी ऑफ कच्छ इज़ वेरी फेमस एंड यूनिक। तो वहाँ पर आपको ये आंसर लिखना है। तो या तो ये पूछा जा सकता है या फिर इसमें एरिया का नाम भी पूछा जाता है, बन्नी एरिया ऑफ कच्छ। तो ये आपको याद रखना है। आगे हमारा लेदर इंडस्ट्री के बारे में। अब लेदर इंडस्ट्री की बात करें कि स्किन ऑफ डेड एनिमल्स वॉज यूज फॉर वेरियस पर्पज इन एंशिएंट इंडिया। पुराने समय में पुराने समय से ही डेड एनिमल्स की जो स्किन थी उसका उपयोग किया जाता था अलग अलग पर्पस के लिए प्राचीन भारत में। जब जानवर की मौत हो जाती थी तो उसकी स्किन को ट्रेडिशनल वे में निकाला जाता था, फिर उससे लेदर जो बनाया जाता था, उस लेदर से मशक जो कि एक लेदर बैग रहता है जिसमें पानी रखा जाता है वो बनाया जाता था। कोस, ड्रम, ढोलक, तबला एंड इवन द बिलोज यूज्ड बाय ब्लैकस्मिथ। ब्लैकस्मिथ जो यूज़ करते हैं ना, जो इसको आई डोंट नो व्हाट वी कॉल इट। तो ब्लैकस्मिथ जो यूज़ करता है बिलोज मतलब एक ऐसा एक सिस्टम होता है जिससे हवा का प्रेशर के द्वारा हवा को ज़्यादा अंदर भेजा जाता है। ब्लोवर आप जानते हैं ना, जिसको घुमाकर प्रेशर बनाया जाता है, इस तरीके का। तो वैसा ही कोई एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं ये ब्लैकस्मिथ। तो बिलोज जो है वो भी इसी लेदर से बनाया जाता है। इसके अलावा जूते बनाए जाते हैं,
लेदर बेल्ट्स बनाई जाती हैं। बेल्ट्स उस समय, वो बात हम कर रहे हैं उस समय की बेल्ट्स की, जो हम लोग चीन से नहीं पहनते थे, तब हम बेल्ट का उपयोग नहीं करते थे, लेकिन एनिमल्स को बांधने के लिए हम बेल्ट का यूज़ करते थे। जानते हैं ना, पट्टा जो होता है वो। लेदर वॉज ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर शील्ड्स दैट वॉज यूज ड्यूरिंग वॉर्स। वॉर के समय यूज़ होने वाला जो शील्ड्स होते हैं वो भी उस समय बनाए जाते थे। इसके अलावा हम बात करें लेदर इंडस्ट्री की, तो इसमें मोजड़ी ऑफ राजस्थान बहुत ही फेमस है। शूज़, लेदर निटेड पर्सेस, यानी कि लेदर से बने पर्स, बेल्ट्स वगैरह। फिर बहुत सारी दूसरी चीज़ें जैसे कि लेदर फॉर हॉर्स एंड कैमल। हॉर्स और कैमल से मिलने वाले लेदर का भी उपयोग किया जाता था बनाने के लिए। क्या? साज, पालन, लगाम एंड विप। तो ये चीज़ें भी हमें जो बनाई जाती थी, यानी कि घुड़सवारी के लिए, या फिर कैमल के ऊपर आप जानते हैं ना, गद्दी वगैरह रखी जाती थी, उनके नाक में डाल के, नथ वगैरह डाल के उनको मतलब कंट्रोल करने के लिए जो बनाया जाता था लगाम वगैरह, वो सब किससे बनती थी? वो सब बनती थी लेदर से ही। तो लेदर इंडस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट था हमारे देश का, हमारे प्राचीन भारत का। अब हम बात करते हैं डायमंड या बीड वर्क और एनिमल वर्क के बारे में। भारत की जो कोस्ट लाइन है वो काफ़ी लंबी है, यानी कि लगभग 7,517 किलोमीटर लंबी हमारी कोस्ट लाइन है। यानी कि हम तीनों तरफ से सी से घिरे हुए हैं, ईस्ट, वेस्ट और साउथ में। सिर्फ हमारे नॉर्थ में ही लैंड है, बाकी तीनों तरफ हमारे पानी है। इस कारण से डायमंड्स और बीड्स जो है वो भारत में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। देयर हैज़ बीन अ वाइड यूज़ ऑफ जेम्स एंड डायमंड्स सिंस एंशिएंट टाइम। डायमंड्स और जेम्स का, यानी कि ऐसे कीमती पत्थरों का उपयोग प्राचीन समय से ही भारत में बहुत ज़्यादा किया जाता है। Since ancient time, trade of diamond and beads was carried out through sea routes with different countries. तो डायमंड और बीड्स की बात की जाए तो इनका जो शुरू से ही हम सी रूट्स के द्वारा ट्रेड करते हैं दूसरे कंट्रीज के साथ। डायमंड स्टडेड ऑर्नामेंट्स हैव बीन इन अ ग्रेट डिमांड। अब हमारे यहाँ पर जो डायमंड स्टडेड यानी कि हीरे जरे हुए जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेमस, बहुत ही ज़्यादा डिमांड में रहते हैं। विदेशों में भी भारत में बने हुए ये द वर्ल्ड फेमस डायमंड, भारत में जैसे कि कोहिनूर और ग्रेट मुगल जैसे जो हीरे हैं वो भी भारत में ही पाए जाते थे। एज इंडियंस आर फॉन्ड ऑफ डायमंड एंड बीडेड ऑर्नामेंट्स, भारतीय लोग जो थे वो डायमंड और बीडेड यानी कि बीड्स वगैरह लगाए जाते हैं, मोती जो हैं उनके बने ऑर्नामेंट्स के काफ़ी शौकीन थे। इस कारण से ये भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। अर्लियर रिच एंड रॉयल पीपल यूज टू वियर डायमंड ज्वेलरी अपार्ट फ्रॉम द गोल्ड ऑर्नामेंट। प्राचीन समय में जो रिच लोग होते थे, रॉयल यानी कि जो राजघराने के लोग होते थे, वो डायमंड ज्वेलरी पहनना पसंद करते थे गोल्ड ऑर्नामेंट्स के साथ साथ। डायमंड्स, रूबीज, बीड्स, एमराल्ड, टोपाज, ये जो आपने नाम सुने यहाँ पर, डायमंड हो गया, रूबीज, इवन बीड्स, एमराल्ड और टोपाज, ये भी जो क्राउन्स वगैरह होते थे यानी कि राजगद्दियाँ या फिर क्राउन्स यानी कि जो ताज बनाए जाते थे राजाओं के लिए, उनके ऊपर इनको लगाकर उनकी कीमत, उनकी जो सुंदरता और ज़्यादा बढ़ाई जाती थी। इसके अलावा ब्रेसलेट्स हो गए, देन गार्लैंड्स वगैरह, मालाएं वगैरह, ये भी बनाई जाती थी इनका उपयोग करके। किसके लिए? राजाओं के लिए। बीड वर्क जो था वो गुजरात में काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पे किया जाता था। ब्यूटीफुल बीड्स लाइक तोरण, पच्छित, पोट्स, बारी जिसको हम ग्रिल्स भी बोलते हैं, चकड़ा जो कि एक वॉल पीस है, देन डेकोरेटिव कोकोनट यूज्ड एट द टाइम ऑफ सेरेमनीज के समय पे जो डेकोरेटिव कोकोनट्स का यूज़ किया जाता है, इंधुनी, मोड़िया, हैंड फैंस, एनिमल बैक कवर एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें जो हैं इनको बड़े ही सुंदर तरीके से, आर्टिस्टिक वे में इनको यूनिक तरीके से बनाया जाता था। इंडिया हैज़ बीन अ लीडिंग कंट्री इन ज्वेलरी, भारत जो है ज्वेलरी में एक बहुत ही विशेष स्थान रखता था, धारण करता था उस समय। सिंस टाइम इममेमोरियल, इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर एक्सपर्टीज कैन बी सीन इन एनिमल वर्क। भारतीय दुनिया में एक ऐसा देश है जहाँ पर एनिमल वर्क के अंदर एक एक्सपर्टीज देखा जाता है। अपार्ट फ्रॉम गोल्ड एंड सिल्वर वर्क, गोल्ड और सिल्वर वर्क के साथ साथ भारत में एनिमल वर्क को भी बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। अभी एनिमल वर्क जो है इसका मतलब होता है आर्टिस्टिक स्किल ऑफ इनलेइंग द ब्राइट कलर्स लाइक रेड, ग्रीन एंड ब्लू इन द गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट्स। आपने देखा होगा, खैर अभी तो ये चीज़ें काफ़ी कम हैं, अभी मॉडर्न ज्वेलरी का उपयोग किया जाता है लोगों के द्वारा। एनिमल वर्क है क्या वैसे? एनिमल वर्क में क्या होता है, देखिए जो अंगूठियाँ या पायलें या कोई भी ऐसा ब्रेसलेट वगैरह जो लोग पहनते हैं उसके अंदर आपने कभी कभी देखा होगा, भले वो बना तो सोने का होता है लेकिन उसके अंदर लाल रंग, हरा रंग या फिर ब्लू कलर भी उसके अंदर डाला जाता है। तो वो जो वर्क उसके अंदर जो ये कलर डालने का काम है, इसी को एनिमल वर्क कहा जाता है। ये किसमें किया जाता है?
रिंग्स के अंदर, बैंगल्स में भी, ईयरिंग्स में, की चेन्स में, चेन्स के अंदर भी ये किया जाता है। एक्सपर्ट्स ऑफ एनिमल वर्क आर सीन स्पेशली इन जयपुर। एनिमल वर्क के जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? ज़्यादातर जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी और हैदराबाद। तो इन जगहों पर इसके एक्सपर्ट वर्कर्स पाए जाते हैं। तो आपको एनिमल वर्क के बारे में पता लग गया होगा। देन इट्स जरी वर्क। जरी वर्क इज सीन इन इंडिया सिंस एंशिएंट टाइम। जरी वर्क प्राचीन समय से भारत में कार्यरत है। इसके अलावा गोल्डन और सिल्वर थ्रेड्स जो बनाए जाते हैं, gold and silver threads are woven with clothes and embroidery is done with gold and silver threads to decorate the clothes। जो कपड़े होते हैं उनके ऊपर गोल्डन और सिल्वर थ्रेड से डेकोरेशन किया जाता है ताकि वो और ज़्यादा सुंदर दिख सकें। इसके लिए जो सबसे प्रोमिनेंट जगह है वो है सूरत, सबसे ज़्यादा वहीं किया जाता है। इसके अलावा निटिंग एंड एम्ब्रॉयडरी ऑफ जरदोशी वर्क हैव यूनिक ब्यूटी। जरदोशी वर्क जो है वो भी इसी प्रकार का एक काम है जिसकी एक अलग ही पहचान है। इवन आर्टिसंस ऑफ सूरत could make beautiful dresses like sari, panitar, घरचोला etc. bordered with जरी if needed। इवन जो हमारे सूरत के जो कारीगर हैं वो ये सब चीज़ें बना सकते हैं जिसके ऊपर बॉर्डर किया जा सकता है जरी का अगर ज़रूरत पड़े तो, यानी कि वो आज भी इसमें काफ़ी कुशल माने जाते हैं। आगे हम देखने जा रहे हैं मेटल वर्क के बारे में। मेटल वर्क क्या है? मेटल वर्क भी जो कि भारत में काफ़ी पुराने समय से चला आ रहा है। मेटल एज जब शुरू हुई स्टोन एज के बाद तो आर्टिसंस जो थे खासकर लोथल में पाए जाने वाले वो अलग अलग वेपन्स बनाते थे, जैसे कि सिकल हो गया, ड्रिल एंड नीडल एट्सेट्रा। ये सब चीज़ें बनाई जाती थी मेटल से। किससे? कॉपर और ब्रॉन्ज का उपयोग किया जाता था। दे प्रिपेयर्ड यूटेंसिल्स। इसके अलावा ये बर्तन, आइडल्स यानी कि मूर्तियाँ, पॉट्स यानी कि बर्तन, मटके वगैरह, फिर आर्म्स एंड एम्यूनेशन फॉर वार्स यानी कि युद्ध के लिए जो गोला बारूद हथियार चाहिए होते थे वो भी मेटल से ही बनते थे। गोल्ड और सिल्वर की बात की जाए, इनका उपयोग किया जाता था ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, गहने। फिर कॉपर, ब्रास और ब्रॉन्ज जो हैं इनका उपयोग किया जाता था यूटेंसिल्स, बर्तन बनाने के लिए, आइडल्स, मूर्तियाँ बनाने के लिए। जबकि आयरन जो था, लोहा जिसकी हम बात करते हैं, जो आज हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा हो गया है, आयरन जो है इसका यूज़ किया जाता है इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए और वेपन्स बनाने के लिए भी इसका उपयोग होता था। तो मेटल वर्क भी काफ़ी प्राचीन समय से भारत में किया जाता है। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है वुडन आर्ट। वुडन आर्ट के बारे में देखते हैं हम। मैन, ट्रीज, फॉरेस्ट आर क्लोजली एसोसिएटेड विद ईच अदर, यानी कि मानव, पेड़ और जंगल ये एक दूसरे से काफ़ी क्लोजली एसोसिएटेड, क्लोजली जुड़े हुए हैं। इनिशियली वुड वॉज यूज एज फायरवुड। पहले शुरू में हम बात करें वुड का यूज़ किया जाता था फायरवुड के तौर पे, सिर्फ जलाने के लिए। फिर बाद में इससे हथियार भी बनाए जाने लगे, फिर इसका बिल्डिंग बनाने में भी उपयोग होने लगा, कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर भी। और फिर जो वुड जो है इसका उपयोग अलग अलग कामों के लिए किया जाने लगा, जैसे कि आइडल्स बनाई जाती थी, फिर बच्चों के लिए खिलौने बनाए जाते थे, फिर वुडन पिलर्स, आपने देखा होगा पुराने जो राजमहल बने होते हैं बहुत सारे, उनके अंदर पिलर्स बनाए जाते हैं, वो भी वुड के बनाए जाते हैं कुछ जगहों पे। विंडोज़ और डोर्स भी वुड की बनाई जाती हैं। स्मॉल हट्स भी जो हैं उनके टॉप पे टेरेस वगैरह बनाया जाता है, वो भी वुड का बनाया जाता है। थ्रोन्स जो हैं यानी कि राजगद्दियाँ, फिर चेयर्स, ग्रिल्स, इन सब में भी लकड़ी का उपयोग होने लगा। इन दिस वे वुड कार्विंग वॉज डेवलप्ड। तो इस प्रकार से वुड कार्विंग डेवलप हुई। वुडन फर्नीचर जिसमें हम ले सकते हैं स्विंग्स एंड टॉयज ऑफ ईदर, सांखेड़ा इन गुजरात आर वेल नोन। वुडन फर्नीचर है जो उसमें स्विंग्स और टॉयज़ वगैरह के लिए अलग अलग जगह काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। अब हम इनले वर्क की तरफ चलते हैं। इनले वर्क इज कंसिडर्ड टू बी वेरी एंशिएंट पार्ट ऑफ आर्ट ऑफ इंडिया। Indian kings, emperors, rulers and royal people of that time used to wear ornaments as necklace, bracelet, crowns, rings, nose ring, टीको जिसको हम दामनी कहते हैं etc. were studded with precious gems like diamonds, pearls, rubies. इनले वर्क मतलब जो जड़ा जाता है, यानी कि जो सोने चांदी के आभूषण होते हैं उनके अंदर हीरे मोतियों को जड़ने का काम या फिर जेम्स को जड़ने का जो काम होता है उसी को इनले वर्क कहा जाता है। और भारत के जो राजा महाराजा रहे हैं, राजघराने के लोग, ये इन चीज़ों के बहुत ही ज़्यादा शौकीन होते थे और इसका उपयोग बहुत ज़्यादा वो लोग करते थे। अब इससे रिलेटेड जो एक्सपर्ट आर्टिस्ट जो हैं वो बीकानेर एरिया जो है राजस्थान का, वहाँ के लोग ज़्यादा इसमें ज़्यादा माहिर पाए जाते हैं। अब हम चलते हैं अकीक वर्क की तरफ। अकीक जो है वो भी एक तरह का प्रेशियस स्टोन ही है। अकीक किसको बोलते हैं? अकीक एक तरह का प्रेशियस स्टोन है, कीमती पत्थर ही है जो कि नदी घाटियों में पाई जाता है, वैलीज के अंदर पाया जाता है। इट इज़ चीफली कैल्सेडोनिक मिक्सड विथ सिलिका ब्लू और वाइट स्टोन।
ये कैल्सिडोनिक होता है, जिसके अंदर क्या मिला होता है, सिलिका होता है ब्लू कलर का, या फिर वाइट स्टोन के रूप में हमें देखने को मिलता है। कार्नेलियन जो है इज मेन स्टोन विथ सेमी ट्रांसपेरेंट क्वालिटी एंड ब्यूटीफुल रेड इन कलर। इसी अकीक वर्क के अंदर जो अकीक जो है वो उसकी एक क्वालिटी हमें मिलती है यहाँ पर, जिसको हम कार्नेलियन कहते हैं। वो भी एक इसी तरह का पत्थर है, वो सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट होता है और बहुत ही सुंदर होता है। ज़्यादातर इसका रंग कैसा देखने को मिलता है, रेड। गुजरात की बात की जाए, इसके अलावा बहुत सारे प्रेशियस स्टोन्स हैं, वो बड़े और छोटे साइज़ में अलग अलग जगहों पे देखने को मिलते हैं हमें, जैसे कि रनपुर, सूरत वगैरह में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ऑल दिस स्टोन्स आर सेंट टू खंबात टू मोल्ड इनटू वेरियस ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट। इन सब स्टोन्स को खंबात भेजा जाता है ताकि इनको मोल्ड किया जा सके, यानी कि इनको अलग अलग शेप्स दिए जा सके, अलग अलग ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट्स के, और अलग अलग डिज़ाइन इनको दिया जा सके। बीड्स एंड गार्लैंड्स ऑफ स्टोन्स, इन पत्थरों से बनी मालाएं और हार जो होते हैं वो भी काफ़ी पॉपुलर रहे हैं। अब आगे हम चल रहे हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, वो है पेंटिंग। पेंटिंग की बात करें तो ऑफ ऑल द आर्ट्स पेंटिंग इज़ फॉरमोस्ट वन। पेंटिंग इज़ एन आर्ट विच कैन बी एक्सप्रेस थ्रू लाइन्स एंड कलर्स। पेंटिंग जो है ये सबसे ऊपर एक कार्य माना जाता है, एक आर्ट्स में सबसे इसको बेहतरीन कलाओं में से एक माना जाता है। इसमें एक कलाकार जो है वो रंगों और कुछ लाइनों के माध्यम से अपनी बात कह सकता है। द एम ऑफ दिस आर्ट is to express emotions by imitating the inanimate and animate objects of nature through lines and colors। इस जो आर्ट का यानी कि जो पेंटिंग है, इसका उद्देश्य है क्या करना कि जो हमारे लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे नेचर के अंदर, इनको मिलाकर इनको लाइंस के माध्यम से और रंगों के माध्यम से इनको प्रस्तुत करना, यही कला का ये जो पेंटिंग है इसका उद्देश्य है। We have evidence of Indian art of painting from remains of 5000 years old हरप्पा कल्चर, यानी कि हमें इसका एविडेंस लगभग हरप्पन कल्चर से मिलता है जो कि 5000 साल पुराना है। Various models of painting have been found out many times by the archaeological department during excavation work। तो ऐसे पेंटिंग के बहुत सारे जो मॉडल्स हैं वो हमें मिले हैं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को जब हम एक्सकवेशन का काम करते हैं, यानी कि जब हम खुदाई का काम करते हैं उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें हरप्पन कल्चर में से देखने को मिलती हैं। इसके अलावा हमें एनिमल्स की पिक्चर्स और बर्ड्स की पिक्चर्स जो हैं कहाँ पर, केव पेंटिंग भी देखने को मिली है। ये ज़्यादातर हमें मिली है भीमबेटका में, जो कि मध्य प्रदेश में केव्स पाई गई हैं। तो यहाँ पर हमें दीवारों के ऊपर इनकी पेंटिंग देखने को मिली है। तो इससे पता लगता है कि जो पेंटिंग जो थी उस समय काफ़ी ज़्यादा लोग इसको पसंद करते थे और उस समय काफ़ी ज़्यादा ये भी प्रचलित थी। पीपल यूज टू ड्रॉ ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस एंड स्केच। उस समय के जो लोग थे वो कैसे डिज़ाइन बनाते थे, ज्योमेट्रिकल और स्केचेस भी बनाते थे वो लोग। एलिफेंट, रेनोसोरस, डियर, ये जो हैं ये कॉमन थे, यानी कि इनकी जो स्केचेस आम हमें देखने को मिलते थे। अजंता एलोरा जो है वो इसी का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के स्केचेस देखने को मिल सकते हैं। ड्राइंग द स्केचेस ऑफ स्वस्तिक, पिक्चर, गणेशा एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशन। जब आप जानते हैं जो त्यौहार आता है, जो दिवाली हो गया, कोई भी त्यौहार आता है तो हम अपने घर के अंदर स्वस्तिक का निशान बनाते हैं, पिक्चर यानी कि कलश बनाते हैं, इवन गणेश की आइडल भी बनाते हैं, गणेश जी की। तो ये सब हमारा प्राचीन सभ्यता से यानी कि बहुत पुराने समय से ओल्ड कल्चर है हमारा, ये आज की बात नहीं है। रंगोली मेकिंग जो देखा होगा आपने, लोग अपने घरों के बाहर रंगोली बनाते हैं, अपने घरों में दिवाली के टाइम पे रंगोली बनाई जाती है, अलग अलग त्योहारों पे बनाई जाती है। ये सब जो है ये हमारा ओल्ड ट्रेडिशन है, तो इस पर हमें बिल्कुल गर्व होना चाहिए। फाइन आर्ट्स ऑफ इंडिया। अब हम पढ़ेंगे कुछ और फाइन आर्ट्स के बारे में, जिसमें सिंगिंग हो गया, प्लेइंग, डांसिंग एंड परफॉर्मिंग रोल्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स। ये सब चीज़ें इंडियन कल्चर का एक यूनिक हिस्सा रही हैं। एंटरटेनमेंट के साथ साथ मोरल एजुकेशन भी देना एक उद्देश्य होता था इसका, और ये किया जाता था ड्रामास के आधार पे, जो कि हमारी रामायण और महाभारत जैसे महाग्रंथों में से लिया जाता था। यानी कि रामायण और महाभारत जैसी किताबों को एक प्ले के रूप में प्रदर्शित करके मोरल एजुकेशन भी दी जाती थी और एंटरटेनमेंट भी होता था। इसमें हम पहले पढ़ने जा रहे हैं म्यूज़िक के बारे में। इंडियन म्यूज़िक इज़ यूनिक इन द वर्ल्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्यून, रिदम एंड हार्मनी, एंड सो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द म्यूज़िक ऑफ अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब आप देखिए, विदेशी गाने भी आप सुनते होंगे, इंग्लिश सॉन्ग्स भी आपने सुने होंगे। इवन हम अपने गानों की बात करें प्रेजेंट टाइम में अगर, कि जैसे आप जानते हैं कि जो अंग्रेज़ी म्यूज़िक है
वो सिर्फ और सिर्फ टोटल म्यूज़िक और शोर शराबे पे बेस्ड रहता है। लेकिन भारतीय जो म्यूज़िक है उसकी जो धुन है वो मन को छू जाने वाली रहती है। यानी कि आप जो ओल्ड सॉन्ग्स, खासकर आजकल तो हम भी वेस्टर्नाइजेशन के प्रभाव में आके हमारे भी गाने वाने तो इस तरह के हो गए हैं, लेकिन जो पुराने ओल्ड सॉन्ग्स आप सुनेंगे, रेट्रो सॉन्ग्स सुनेंगे, तो आपको उन गानों के अंदर म्यूज़िक से ज़्यादा शब्द और जो म्यूज़िक भी है वो भी इतना ज़्यादा सॉफ्ट म्यूज़िक होगा कि वो आपको छू जाएगा। तो एक्चुअल में उसको म्यूज़िक कहा जाता है। और अदर कंट्रीज से के मुकाबले हमारा जो म्यूज़िक है वो हर एक दृष्टि से दूसरों से यूनिक देखने को हमको मिला है। सामवेदा जो है 1 आउट ऑफ द 4 वेदा इज कंसिडर्ड टू बी एसोसिएटेड विद म्यूजिक। तो सामवेदा जो है उसको म्यूजिक के साथ एसोसिएटेड माना गया है। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जाता है कि विच वेदा इज एसोसिएटेड विद म्यूजिक, इट्स सामवेदा। रिचाज ऑफ सामवेदा संग विद ट्यून एंड रिदम ऑफ म्यूजिक। सामवेदा की जो रिचाज हैं जो उसके अंदर लिखी जाती हैं उनको ट्यून और रिदम के साथ गाया जाता है। म्यूजिक के अंदर सिंगिंग और प्लेइंग दोनों ही चीज़ें आती हैं। सिंगिंग यानी कि गाना और प्लेइंग मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बजाना, ये दोनों इसी में आती हैं। सा रे गा मा पा धा नी, ये हमारे 7 वोवल्स हैं म्यूज़िक के। जो भी कोई व्यक्ति अगर म्यूज़िक सीखना चाहता है तो सबसे पहले उन्हें ये जो है ये एक पहला स्टेप है, यानी कि सबसे पहले ये उनको आना चाहिए। इंडियन म्यूज़िक कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स मेनली। पहला है क्लासिकल म्यूज़िक और दूसरा है फोक म्यूज़िक। वी हैव 5 मेन रागाज इन क्लासिकल म्यूज़िक। क्लासिकल म्यूज़िक के अंदर हमारे पास 5 मेन राग हैं जिनका नाम आपने शायद सुना होगा। श्री राग, दीपक राग, हिंडोल राग, मेघ राग और भैरवी राग। इट इज़ बिलीव दैट ऑल दिस रागास नेचुरली केम आउट ऑफ द पंचमुख ऑफ लॉर्ड शिवा। अब ये सारे जो राग हैं ये पंचमुख ऑफ लॉर्ड शिवा, लॉर्ड शिवा के, शिव भगवान के पंचमुख से आए हैं। इन एंशिएंट इंडिया मैनी टेक्स्ट वर रिटन ऑन म्यूजिक आउट ऑफ विच द इंट्रोडक्शन ऑफ 3। अब पुराने समय में कहा जाता है कि हमारे जो संगीत है यानी कि जो म्यूज़िक है उसके ऊपर बहुत सारे टेक्स्ट लिखे गए हैं, बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, जिनमें से 3 के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। एक है संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर और संगीत परिजात। अब संगीत मकरंद के बारे में हम देखते हैं। अ म्यूजिक स्कॉलर नारद हु हैड रिटन संगीत मकरंद इन अबाउट 900 BC। संगीत मकरंद को लिखा था किसने? नारद ने। कब? लगभग 900 BC में। और इसके अंदर 19 वीणास के बारे में और 101 रिदम्स के बारे में बताया गया, मेंशन किया गया है, जो आज भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। दूसरा संगीत रत्नाकर की बात करें तो इसको लिखा गया है पंडित सारंगदेव के द्वारा, और जो कि दौलताबाद में रहते थे। और ये साउथ और नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक दोनों से ही भली भांति वाकिफ़ थे, यानी कि इनको साउथ इंडियन म्यूज़िक और नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक दोनों का ही ज्ञान था। ये दौलताबाद के रहने वाले थे। पंडित विष्णु नारायण भटकंडे की बात करें तो वो संगीत रत्नाकर को मोस्ट ऑथेंटिक बुक ऑन म्यूज़िक, यानी कि म्यूज़िक के ऊपर सबसे ज़्यादा एक खास किताब मानते हैं। नारायण भटकंडे, पंडित विष्णु नारायण भटकंडे। संगीत रत्नाकर इज बिलीव टू बी यूनिक इन अंडरस्टैंडिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ म्यूजिक। ऐसा माना जाता है कि संगीत रत्नाकर के द्वारा आप म्यूजिक के हर एक एस्पेक्ट को, हर एक पहलू को आसानी से समझ सकते हैं। संगीत पारिजात की बात करते हैं। संगीत पारिजात जो है वो भी एक म्यूजिक की बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब मानी जाती है। पंडित आहोबले जो थे उन्होंने इसे लिखा था। कब? 1665 के अंदर। और ये बेस्ड है नॉर्थ हिंदुस्तानी म्यूजिक के ऊपर। किस पे बेस्ड है ये? नॉर्थ हिंदुस्तानी म्यूजिक के ऊपर। He had noted one important characteristic feature of all the ragas, saying that the ragas have their own individual identity and characteristics. इस किताब के अंदर जो पंडित अहोबले थे उन्होंने बताया है कि हर एक जो राग है, हर एक राग की एक खुद की डिफरेंट इंडिविजुअल आइडेंटिटी है और हर एक राग का एक खुद का कैरेक्टरिस्टिक है। He has described 29 types of tunes. इन्होंने 29 तरह की ट्यून्स के बारे में अपनी किताब संगीत परिजात के अंदर लिखा है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के समय की बात की जाए तो आमिर खुसरो, जिनका आपने नाम सुना होगा, जिनको तूतिए हिंद भी कहा जाता है, ये प्रश्न भी कई बार आता है, हु इज़ नोन एज तूतिए हिंद या फिर पैरट ऑफ इंडिया? इट्स आमिर खुसरो। तो आमिर खुसरो जो थे वो बहुत ही फेमस थे उस समय पे, और वो कब थे? उनका जो दौर था वो अलाउद्दीन खिलजी के समय पे था। ड्यू टू दिस कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक एंड पोएट्री, आमिर खुसरो का म्यूजिक और पोएट्री, काव्य में जो इन्होंने योगदान दिया है संगीत और काव्य के क्षेत्र में, इस कारण से इनको तूतिए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया है भारतीय हिस्ट्री के अंदर। भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया इन 15th एंड 16th सेंचुरी। 15वीं और 16वीं शताब्दी में भारत के अंदर भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ।
जब भक्ति संगीत जो था वो बहुत ज़्यादा फेमस होने लगा। कौन सा संगीत? भक्ति संगीत। भक्ति संगीत में चैतन्य महाप्रभु, कबीर, तुलसीदास, मीराबाई और नरसिंह मेहता जैसे लोगों ने इसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया। द डिसिपल्स ऑफ स्वामी हरिदास, बैजू बावरा, तानसेन और दूसरा ड्यूट गर्ल्स की बात की जाए, ताना रीरी, इन सबको भारत की म्यूज़िक के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए हम आज भी याद करते हैं। आगे हम देखेंगे आर्ट ऑफ डांस के बारे में। द वर्ड नृत्य हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ओरिजिनल संस्कृत वर्ड नृत्य। नृत्य शब्द जो है वो नृत्य शब्द से लिया गया है, जो कि संस्कृत भाषा का है। डांस इज वन ऑफ द मीडियम्स ऑफ रियलाइजिंग ब्यूटी विद ताल एंड लय। डांस जो है वो ताल और लय के साथ ब्यूटी को रियलाइज करने का एक साधन है। फॉर द रियलाइजेशन ऑफ एस्थेटिक जॉय, शिवा द ओरिजिनेटर ऑफ द डांस इज द लॉर्ड ऑफ डांस। शिवा को ओरिजिनेटर ऑफ डांस कहा जाता है। हु इज नोन एज ओरिजिनेटर ऑफ डांस? इट्स शिवा, लॉर्ड शिवा। शिवा को इसीलिए हम नटराज के नाम से भी जानते हैं। और ये आप यहाँ पर एक मूर्ति देख रहे हैं, दिस इज द गॉड ऑफ डांस, इट इज नटराज। ही वॉज द फर्स्ट टू ब्रिंग डाउन म्यूजिक फ्रॉम द हेवन टू द अर्थ टू टीच दिस आर्ट ऑफ डांस टू पीपल। नटराज इसलिए कहा जाता है क्योंकि शिव जो थे वही पहले उनके द्वारा ही जो संगीत जो है, डांस जो है वो हेवन यानी कि स्वर्ग से पृथ्वी पर भेजा गया ताकि लोग इसको सीख सकें डांस को। इंडिया हैज़ वाइड वैरायटी ऑफ ट्रेडिशनल क्लासिकल डांसेस। भारत में अलग अलग तरह के डांसेस के बारे में हम जानते हैं। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, ओडिसी, मणिपुरी एट्सेट्रा, ये कुछ डांसेस के नाम हमने यहाँ पर देखे। आ रहे हैं भरतनाट्यम के बारे में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है भरतनाट्यम के बारे में। द ओरिजिन ऑफ भरतनाट्यम। भरतनाट्यम को माना जाता है कि तंजौर डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु, तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट जिसको तंजौर कहते हैं, आज हम शायद तंजावर के नाम से भी इसको जानते हैं, तो ये यहाँ से शुरू हुआ है। देयर आर 2 बुक्स, 2 किताबें हैं जिसका नाम दिया गया नाट्य शास्त्र, जिसको भरत मुनि ने लिखा है, और दूसरी अभिनव दर्पण जिसे नंदिकेश्वर ने लिखा है। विच आर द ओरिजिनल सोर्स ऑफ भरतनाट्यम। इन दोनों किताबों को ही ओरिजिनल सोर्स माना जाता है भरतनाट्यम का। ये शुरू कहाँ से हुआ है? तंजौर से। ये आपको याद रखना है, तमिलनाडु। अपार्ट फ्रॉम गोपी कृष्ण, मृणालिनी साराभाई, गोपी कृष्ण के अलावा यहाँ पर मृणालिनी साराभाई, एक्ट्रेस वैजंती माला और हेमा मालिनी जैसे लोग हैं जो इस डांस से रिलेटेड हैं, कि जिन्होंने इस डांस को सीखा है और ये इस हेरिटेज को आज भी प्रिजर्व करके बैठे हैं। आगे है हमारा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी डांस जो है ये 15वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, और ये जो ज़्यादातर ये बेस्ड है, इट इज़ मेनली बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ वुमेन्स ब्यूटी, यानी कि महिला सौंदर्य को व्यक्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डिफरेंट पोजेस, इसमें अलग अलग पोजेस का यूज़ किया जाता है, अलग अलग गेस्चर्स का प्रयोग किया जाता है। बाय मेल एंड फीमेल डांसर्स आर वोवन इन द फाउंडेशन ऑफ द डांस। अब इसमें अलग अलग पोजेज, अलग अलग जेस्चर्स के द्वारा जो महिलाएं और पुरुष जो हैं वो अपने डांस को प्रस्तुत करते हैं। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का डांस है। गुरु प्रहलाद शर्मा, राजा रेड्डी, शोभा नायडू, ये जो लोग हैं ये इस डांस से रिलेटेड कुछ वेल नोन डांसर्स हैं। कथकली की बात करते हैं अभी। दिस स्टाइल ऑफ डांस इज़ वेरी फेमस इन केरला। कथकली केरला का डांस है। द वर्ड कथकली हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ड्रामाज बेस्ड ऑन एंशिएंट एपिक्स रामायण एंड महाभारत। कथक शब्द जो है, कथकली जो है ये रामायण और महाभारत से पे बेस्ड रहता है ये डांस। और ये जो डांस, ये जो किताबें लिखी गई हैं ये उस समय संस्कृत और मलयालम में इनको ट्रांसलेट भी किया गया है। द कैरेक्टर्स ऑफ दिस आर्ट, इस आर्ट के जो कैरेक्टर्स है वो क्या पहनते हैं? प्लेटेड अटायर्स। आपने कथकली में देखा होगा, एक फ्लेरी फ्रॉक्स वगैरह पहनते हैं लोग, जो वो फ्लेरी होती हैं काफ़ी। वी हैव टू रीड देयर फेशियल एक्सप्रेशन। इसमें बोला नहीं जाता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो रामायण और महाभारत के कैरेक्टर्स के रूप में वो लोग रोल प्ले करते हैं और बिना कुछ बोले अपने फेशियल एक्सप्रेशन से अपनी बात को कहते हैं और अपने कैरेक्टर को वो लोगों के सामने रखते हैं। द क्राउन दे पुट ऑन इज़ वेरी आर्टिस्टिक। ये जो क्राउन सर पे पहनते हैं वो भी बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक होता है, यानी बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। द कैरेक्टर परफॉर्म्स हिज और हर डांस विद फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन से वो अपना डांस परफॉर्म करते हैं। एंड पोजेज ऑफ हैंड्स, और हाथ के पोजेज बनाकर वो इंट्रोड्यूस करते हैं अपने कैरेक्टर्स को। इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर्स ऑफ 3 लोग, यानी कि अपने कैरेक्टर्स को वो
इंट्रोड्यूस करते हैं। दे कम इन फ्रंट ऑफ द कर्टन विद द लाइट ऑफ अर्दन लैम्प। और हमने कल भी डिस्कस किया था कि ये जो लोग रहते हैं, ये जो डांस किया जाता है कथकली, इसमें लाइट का उपयोग नहीं किया जाता है, सिर्फ अर्दन लैम्प, मिट्टी के बने जो लैंप्स होते हैं उसका उपयोग किया जाता है। और वो लैंप जो है वो स्टेज के सामने रखा जाता है, और जो भी कलाकार है वो जिसकी बारी आती है, जो अपना रोल, जो अपना संवाद जिसका बारी आती है, वो सामने आकर इस लैंप की रोशनी में अपने एक्सप्रेशंस को दिखाता है, ताकि लोग उसको देखकर समझ पाएँ कि वो कैरेक्टर कौन सा है और वो क्या कहना चाहता है। पोएट ऑफ केरला श्री वल्लथोड़, कलामंडलम, कृष्ण प्रसाद एंड शिवरामन, ये कुछ लोग हैं जिन्होंने इस डांस के द्वारा देश विदेश में बहुत ज़्यादा फेम हासिल किया है। इसके अलावा हमारा अगला डांस है कथक डांस। कथन करे सो कथक कहावे, ये जो लाइन है ये कथक डांस से ही जोड़कर रखी गई है। कथन करे सो कथक कहावे, द कथक डांस नरेट्स द लाइफ इवेंट्स एंड इंसिडेंट्स ऑफ लॉर्ड कृष्ण। कथक डांस जो है वो लॉर्ड कृष्ण के जीवन लीलाओं पे आधारित है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट इट हैज़ डेवलप्ड विद श्रृंगार भक्ति, ये श्रृंगार भक्ति से डेवलप्ड है, और वैष्णव कम्युनिटी के लोगों ने इसको डेवलप किया है। इन दिस स्टाइल ऑफ डांस, इस डांस के अंदर क्या किया जाता है, डांसर जो है वो टर्न्स अराउंड ऑन वन लेग, वो एक पैर पे घूमता है, मुड़ता है, एंड शोज रेफरेंसेज ऑफ द डांस, और एक टांग पे वो घूमकर ही डांसेस को, यानी कि अलग अलग मुद्राओं को शो करता है। वुमन वेयर नैरो ट्राउजर, महिलाएं जो है वो नैरो ट्राउजर्स पहनती हैं, फ्रिल्ड फ्रॉक पहनती हैं। दिस स्टाइल ऑफ डांस हैज़ बीन केप्ट अलाइव बाय पंडित श्री बिरजू महाराज। इस डांस को आज भी जीवित रखने में बिरजू महाराज जी, सितारा देवी और कुमुदनी लखिया जैसे लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसके अलावा हमारा जो अगला डांस है वो है मणिपुरी डांस। द पीपल ऑफ मणिपुर, मणिपुर के लोग इस डांस को परफॉर्म करते हैं अलग अलग ओकेजन्स पे, फेस्टिवल्स के दौरान। दिस डांस इज चीवली बेस्ड ऑन रास लीलाज एंड बाल लीलाज ऑफ श्री कृष्ण, ये उनके बचपन की जो घटनाएं हैं, लीलाज हैं, उनके ऊपर ही आधारित है। मणिपुरी डांस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक है लस्या और दूसरा है तांडव। द प्लेटेड ग्रीन कलर्ड पेटीकोट इज नॉन एज क्यूमिन। इसमें जो आप यहाँ देख रहे हैं ये मणिपुरी डांस की एक फ़ोटो है। ये ग्रीन कलर की जो प्लेटेड इन्होंने पेटीकोट पहना हुआ है इसको क्यूमिन कहा जाता है। एंड एट द टाइम सिल्क ब्लाउज एंड बेल्ट आर पुट ऑन अराउंड द वेस्ट। इसी दौरान एक ब्लाउज, सिल्क का ब्लाउज पहना जाता है और एक बेल्ट बांधी जाती है वेस्ट के ऊपर। गुरु अमोबी सिंह, एटोम्बो सिंह, गुरु बिपिन सिन्हा, नैना जावेरी, निर्मल मेहता, ये कुछ लोग हैं जिन्होंने मणिपुरी डांस के द्वारा पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त की है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। अब रिमेनिंग टॉपिक जो हमारा है वो हम कल के वीडियो में ख़त्म कर देंगे। लास्ट वीडियो इसका आपको कल मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ बेटा।